डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस यानी कि चालकता मूलक अनुमापन के बारे में अध्ययन करेंगे। चालकता मूलक अनुमापन के अंतर्गत जैसा कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम चालकता का मापन करेंगे और इस चालकता मापन के द्वारा ही हम किसी भी टाइट्रेशन के अंदर जो अंतिम बिंदु है या तुल्यांक बिंदु है उसका निर्धारण करेंगे। जब भी किन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के मध्य में जैसे फॉर एग्जांपल हम एसिड और बेस का अगर न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, एसिड और एल्कली का अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के मध्य में, या अवक्षेपण अभिक्रियाएं जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस के अंदर होता है, तो यहाँ पर हम अंतिम बिंदु का निर्धारण बहुत इजीली कर सकते हैं चालकता मूलक अनुमापन के द्वारा। इन अनुमापन का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल जो हम काम में लेते हैं, वो ये है कि अलग अलग आयनों की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो अलग अलग होती है। और जब भी हम किसी टाइट्रेंट को या अनुमापक को जब भी हम ऐड करते हैं तो उसकी जो चालकता में परिवर्तन आता है, उस चालकता परिवर्तन को हम नोट करते जाते हैं। और जो उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है यानी कि जो उदासीनीकरण बिंदु है या इक्वलेंस पॉइंट है, तुल्यांक बिंदु है, उस पर सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत हमें महत्वपूर्ण चेंज या हमें एक प्रत्यक्ष चेंज जो है वो बहुत अच्छे से हमको प्रतीत होता है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर कि अंतिम बिंदु पर जब भी अगर चालकता के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है चालकता में, अगर अंतिम बिंदु पर या तुल्यांक बिंदु पर, तो उस प्रकार के जो टाइट्रेशंस हैं उनको हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जैसा कि हमसे ही प्रतीत हो रहा है कि उदासीनीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के मध्य में जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे, अब इसमें भी कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ कराएं, वीक एसिड का वीक बेस के साथ कराएं, या वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएं। तो पहले वाला हम देखते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मध्य में अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए जो टाइट्रेशंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम अनुमापन जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस अनुमापन के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे विलियन, और दूसरा हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली का सॉल्यूशन लेंगे, क्षार का विलयन लेंगे। क्षार का विलयन यहाँ पर अनुमापक के जैसे काम में लिया जाता है, टाइट्रेंट के जैसे काम में लिया जाता है। तो जैसे जैसे हम अम्ल के विलयन के अंदर क्षार का विलयन मिलाते जाते हैं, वैसे वैसे चालकता के मान में परिवर्तन आता जाता है। इस परिवर्तन को हम किस प्रकार से बता सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हम अभिक्रिया करवा रहे हैं HCl और NaOH के मध्य में। तो यहाँ पर हमने NaOH को एज टाइट्रेंट यूज़ में ले रहे हैं, अनुमापक के जैसे काम में ले रहे हैं। NaOH के विलयन को हम धीरे धीरे HCl के विलयन के अंदर मिलाते जाते हैं। जब मिलाएंगे तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। वाटर, जैसा कि हम जानते हैं कि फीबली आयनाइज होता है, बहुत दुर्बल विद्युत अपकट्य है, जिसका आयनन बहुत ही कम होता है। तो वाटर को तो हम ये मान के चलते हैं कि ये आयनित अवस्था के अंदर नहीं आएगा। अब आयनित अवस्था में कौन आएगा? सोडियम क्लोराइड आएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड के रूप में। और दूसरा यहाँ पर आयनित अवस्था के अंदर आएगा H पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH आयन नेगेटिव। अब हम यहाँ पर जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग एसिड के विलयन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, तो इस टाइट्रेशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, जैसा कि हम जानते हैं, तो अगर वो हाइड्रोजन आयन जो है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं सोडियम आयन के द्वारा, और सोडियम आयन की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। अब इसका सॉल्ट बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट है उसकी कंडक्टिविटी जो ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है उसके कंपैरेटिवली कम होगी। तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम एल्कली का एडिशन करते जाएंगे वैसे वैसे चालकता के अंदर कमी आनी चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने यहाँ पर विलयन ले लिया, उसमें हमने ऐड किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। हाइड्रोजन आयन जो है उनकी सांद्रता कम होती जा रही है, वो रिप्लेस हो रहा है बाय द सोडियम आयन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी चालकता जो है वो कम होती जा रही है, चालकता कम होती जा रही है। फाइनली एक बिंदु ऐसा आएगा जब कंप्लीटली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका उदासीनीकरण हो जाएगा, और जब उसका उदासीनीकरण हो जाएगा तो अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि अब विलयन के अंदर नहीं है, पूरी की पूरी न्यूट्रलाइज हो चुकी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड
अब इसमें और ऐड करते हैं तो अब जो सांद्रता होगी या जो बढ़ेगी वो बनेगी OH आयन की। और OH आयन की जो चालकता होती है वो कंपैरेटिवली अधिक होती है। इसके कारण यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी चालकता के अंदर हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के एडिशन के बाद में जो विलयन की चालकता है वो बढ़ती जा रही है और फाइनली ये राइज है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि जितना तेज़ी से यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है उतना तेज़ी से राइज नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी चालकता OH आयन की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसलिए जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे चालकता में बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, बहुत तेज़ी से ये डिक्रीज़ होगी। और जो बाद में जो इंक्रीज़ होगी वो OH आयन के कारण होगी, क्योंकि OH आयन की चालकता है तो अधिक किंतु हाइड्रोजन आयन की तुलना में उसकी चालकता कम है। इसलिए बहुत स्टीप राइज, बहुत तेज़ी से जो इंक्रीज़ है वो हम नहीं देख सकते। इंक्रीज़ हमें बहुत क्लियर दिखेगा बट उतना तेज़ी से नहीं दिखेगा जितना तेज़ी से हमको डिक्रीज़ उसका H आयन का दिखा था। दूसरा केस हम ले सकते हैं कि जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर हमने कोई वीक बेस मिला दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। अब जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हमने मिला दिया तो स्टार्टिंग में तो वही होगा कि पहले डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी जैसे जैसे हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे। इक्वलेंस पॉइंट के बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि हम जानते हैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका आयनाइजेशन इतना अधिक नहीं होता है। इसलिए OH आयन की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो इक्वलेंस पॉइंट के बाद में बहुत अधिक नहीं होगा। और जब ज़्यादा आयनाइजेशन नहीं होगा, ज़्यादा OH आयन नहीं होंगे, तो उसकी जो विलयन की जो चालकता है उसके अंदर भी कोई ज़्यादा परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देगा। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वीक बेस के केस में एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई है। स्टार्टिंग वाला पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। और चूंकि H आयन की सांद्रता तेज़ी से कम होती जाती है इसलिए यहाँ पर हम स्टीप डिक्रीज इन द स्टीप फॉल इन द कर्व देख सकते हैं। एक हम बहुत तेज़ी से गिरता हुआ चालकता के मान का गिरता हुआ ग्राफ हम यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद में ये ऑलमोस्ट स्टैटिक हो जाएगा। तीसरे प्रकार की जो टाइट्रेशन है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य में यहाँ पर देख सकते हैं। वीक एसिड जैसे कि हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड के अंदर हमने अब एडिशन किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एसिटिक अम्ल जैसा कि आप जानते हैं कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी जो आयनन होता है वो बहुत कम होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर हम देख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम होगी तो यहाँ पर ये मान बहुत ही कम है। और ये जैसे जैसे हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी चालकता जो है वो कम होती जाएगी। और अब हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर राइज दिख रहा है। ये राइज दिखने के बाद यहाँ पर फिर तेज़ी से हमको राइज दिख रहा है। तो ये जो राइज है ये क्यों आया और आगे वाला राइज किसके कारण है, हम देखते हैं यहाँ पर कि एसिटिक एसिड के अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम मिलाएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड की तुलना में प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो अब चूंकि सोडियम एसीटेट यहाँ पर विलयन के अंदर बनता जा रहा है तो उसके कारण जो चालकता है वो माध्यम की बढ़ती चली जाएगी। कब तक बढ़ती चली जाएगी, जब तक कि कंप्लीटली एसिटिक एसिड का पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाता। जब एसिटिक एसिड अब माध्यम में नहीं रहेगा तो उस स्थिति के अंदर मीडिया में जब पूरा के पूरा एसिटिक एसिड कंज्यूम हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो अब क्या होगा, अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और ऐड करेंगे तो OH आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो यहाँ पर जो चालकता है उसके मान में भी हम परिवर्तन देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से ये राइज हो रहा है। तो इन दोनों जब हम लाइन्स को मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पर ये क्रॉस होते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन का पॉइंट आता है, यही पॉइंट अंतिम बिंदु है या इक्वलेंस बिंदु है, तुल्यांक बिंदु है या अंतिम एंड पॉइंट है। ये जो पहले वाला जो पॉइंट था इसको हम एंड पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड की सांद्रता जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है एसिटिक अम्ल के वियोजन के कारण, डिसोसिएशन के कारण पहले वो कम हुआ, ग्राफ के अंदर चालकता कम आने की, लेकिन सोडियम एसीटेट के बनने के कारण वापस से ये चालकता इंक्रीज हो जाती है। और जो एंड पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड करने के बाद यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद यहाँ पर हमको मिल जाता है। चौथे प्रकार की टाइट्रेशन हम देख सकते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस के अंदर। अब हमने यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिया, उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो पहले तो एच आयन की सांद्रता कम होने के कारण चालकता जो है वो कम होगी। अब अमोनियम एसीटेट बनेगा यहाँ पर। अमोनियम एसीटेट एसिटिक एसिड की तुलना में हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चालकता अमोनियम एसीटेट के कारण बढ़ती जा रही है।
और चालकता के जो मान बढ़ रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं वो अमोनियम एसीटेट के कारण है। और उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम और ऐड करेंगे, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए एसिटिक एसिड का, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम और ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगेन इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो उसके कारण जो बनने वाले OH आयन है उसकी सांद्रता कम होगी तो चालकता के अंदर हमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ऑलमोस्ट स्थिर हो जाएगी। तो इन दोनों जब लाइंस को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी के द्वारा हम अंतिम बिंदु का या इक्वलेंस पॉइंट का या तुल्यांक बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि KCl और सिल्वर नाइट्रेट के मध्य में अगर हम कोई अवक्षेपण अनुमापन कराते हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। पोटेशियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का विलयन बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट का बनेगा। सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्ट है वो स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, बहुत ही अल्प विलय लवण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो जल में विलेयता है बहुत कम है, तो इसके कारण जो चालकता के अंदर परिवर्तन होगा ऑलमोस्ट नल होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले हम जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है उसमें हम पोटेशियम क्लोराइड का विलयन मिलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोटेशियम क्लोराइड का विलयन जैसे जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के अंदर मिलाते जा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड बनता जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होने के कारण इसके आयनन भी कम होता है, तो ये ऑलमोस्ट स्थिर हो गया। और उसके बाद अगर हम अब सिल्वर नाइट्रेट को और मिलाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को और मिलाते हैं, तो इसकी चालकता जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी। और ये हम इंक्रीज़ जो है वो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, अब हम ये देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि चालकता मूलक अनुमापन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हम तो इनको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी हैं तो उनके अंदर भी ये काम में लिए जा सकते हैं टाइट्रेशन के अंदर उनके कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के द्वारा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं कि आयनन अधिक होता है तो चालकता भी अधिक होगी। इसी प्रकार अगर हमें वीक बेस और वीक एसिड का अगर टाइट्रेशन करनी है तो उसमें भी चालकता मूलक अनुमापन बहुत उपयोगी है। अगर हमें मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड अगर हमको लेना है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेना है, या हमें कलर्ड सॉल्यूशंस हैं अगर उनकी टाइट्रेशन करनी है जिसके अंदर कि हमें एंड पॉइंट देखने के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है प्रत्यक्ष रूप से, तो उस स्थिति के अंदर भी हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को यूज़ में ले सकते हैं। इसी प्रकार जिनके अंदर एंड पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पर देखते ही हैं कि यहाँ पर ग्राफिकली डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो एंड पॉइंट है उसके एक्चुअल डिटर्मिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ग्राफ के द्वारा ही हम आलेखी विधि के द्वारा ही यहाँ पर अंतिम बिंदु का निर्धारण करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हम यहाँ पर टाइट्रेंट लेते हैं उस टाइट्रेंट की जो सांद्रता है वो जो भी दिया जिस भी विलयन के अंदर हम उसको ऐड कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली ये 10 गुना अधिक होनी चाहिए। तो हम बहुत इजीली यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो कंडक्टेंस जो चेंजेस हैं ड्यू टू वेरिएशन इन कंसंट्रेशन उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चालकता मूलक जो अनुमापन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल जो सिंपल एक कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं उनके कंपैरेटिवली अत्यंत महत्वपूर्ण है।